कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। और आज इस मंच पर वो सांसद बैठे हैं जिन्होंने सड़कें भी सूनी नहीं होने दी और संसद भी आवारा नहीं होनी। पत्रकार का काम यही होता है कि जो सरकार छुपाती है वो खबर होती है और जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है। तो सच सामना करना होगा तो इसलिए वो छापना होगा। मुझसे भी कहा गया कि हर साल 10 करोड़ रुपए का बजट है, भाई पहला पेज चेंज कर दो। तुम्हारे 4PM अखबार का पहला पेज कभी केजरीवाल ट्वीट कर दे रहे हैं, कभी राहुल जी ट्वीट कर दे रहे हैं, कभी बाकी नेता कर दे रहे हैं और साल के हम लोग 10 करोड़ का बजट दे। एक दिन मैंने डिबेट खत्म करी तो 6 लाख लोग मेरे डिबेट देख रहे और सरकार को लगा ये हो क्या रहा है। सडनली मैंने देखा सुबह मेरा यूट्यूब चैनल बंद हैक करके सोशल मीडिया पे जिस तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ट्विटर अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है। और आज मुझे पता चला कुछ मंत्रालय को ताकत दी जा रही है कि 10 मंत्री वो अपने अपने मंत्रालय के कोई भी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। उत्तर प्रदेश में सरकारी मकान मिलते हैं कुछ पत्रकारों को, मुझे भी मिला था। इनका इंटरव्यू वायरल हुआ, 24 घंटे बाद 100 पुलिस वाले लगा के मेरा मकान खाली कर लिया गया। आज 140 देशों में 4PM को देखा जाता है। 85 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1 करोड़ व्यू रोज आते हैं। पिछले 3 सालों से देश भर में 4PM नंबर 1 रैंकिंग पे है। 10 दिन पहले फिर मेरा चैनल बंद कर दिया गया। मैंने जब नोटिस दिया तो मंत्रालय के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुझसे कह रहे हैं आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने कहा अमेरिका प्रेशर में है, हमें ईरान के संग दोस्ती रखनी चाहिए। इस समय लोकतंत्र दम तोड़ रहा था, जिसमें देश की आवाजें बंद की जा रही थी। उस समय कुछ लोग ऐसे खड़े थे जो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। एक बीमार सांसद संजय राउत सड़क पर आकर संघर्ष कर रहा था और यही इस देश की तकदीर है और यही इस देश की तकदीर बदलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय राउत जी, आपने मुझे एक ऐसा मंच पे बोलने का मौका दिया जहाँ पे बैठ के मुझे राम मनोहर लोहिया जी की वो लाइन याद आती थी कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। और आज इस मंच पर वो सांसद बैठे हैं जिन्होंने सड़कें भी सूनी नहीं होने दी और संसद भी आवारा नहीं होने दी। लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इस किताब का जिक्र जरूर होगा कि महाराष्ट्र से आने वाला एक दुबला पतला नेता जो गंभीर बीमारी से पिछले दिनों जूझ रहा था, लेकिन वो सत्ता की आंख में आंख डालकर ईडी के डर से अलग होकर, जेल के डर से अलग होकर लोकतंत्र बचाने की एक मुहिम लड़ रहा था और कह रहा था कि दोबारा जेल भेज दो, एक और किताब लिखेंगे, क्योंकि आने वाला इतिहास इस किताब को दस्तावेज के रूप में याद रखेगा कि जब देश का लोकतंत्र दम तोड़ रहा था तो ऐसे योद्धा भी थे, ऐसे सांसद भी थे जो जेल से नहीं डर रहे थे, जो ईडी से नहीं डर रहे थे। वो समाज को जगाने के लिए, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संजय राउत जी का जीवन देखकर या यहाँ बैठे जो लोग उनकी जिंदगी है, उनका संघर्ष है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी हिम्मत दे देते हैं कि मैं भी जब मीडिया को ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मेरे पेशे को लेकर कहीं बताया जाता है, मैं पत्रकारों को पूछते हैं कौन सी पार्टी के हो, फिर कहते हैं कि आप तो एक ही पार्टी के हो गए क्योंकि अब एक ही पार्टी के पत्रकार बचे हैं। ऐसे में मीडिया के सामने भी जब सड़क पर चलते सवाल खड़े होते हैं तो मैं बस केवल 5 मिनट में कुछ सफ़र बताना चाहता हूँ। तो इस मंच पर बैठे और इस तरह के सामने प्रबुद्ध लोगों बैठों को जानना जरूरी है कि कितना संघर्ष राजनेताओं के सामने है, कितना संघर्ष मीडिया के सामने है। 2017 में जब सरकार बदली उत्तर प्रदेश में, मैं लखनऊ से आता हूँ, मुझे बुलाया गया। सरकार के एक बड़े अफसर ने कहा, आप कल्पना करिए, आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि 1000 करोड़ का बजट, आपके टैक्स का पैसा मीडिया को बांटने के लिए आवंटित है। वो फुल पेज के विज्ञापन, वो बड़े बड़े इवेंट जिसमें सत्ता की चाकरी की जाती है, वो आपके पैसे से है। मुझसे भी कहा गया कि हर साल 10 करोड़ रुपए का बजट है, भाई पहला पेज चेंज कर दो। तुम्हारे 4PM अखबार का पहला पेज कभी केजरीवाल ट्वीट कर दे रहे हैं, कभी राहुल जी ट्वीट कर दे रहे हैं, कभी बाकी नेता कर दे रहे हैं और साल के हम लोग 10 करोड़ का बजट देंगे। मेरा एक सवाल था कि 2014 से पहले ऐसे ही पेज हम कांग्रेस के खिलाफ छापते थे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खिलाफ छापते, तो खिलाफ नहीं था। पत्रकार का काम यही होता है कि जो सरकार छुपाती है वो खबर होती है और जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है। तो सच सामना करना होगा तो इसलिए वो छापना होगा। मैं उनसे मना करके आया और अगले दिन एक दरोगा मेरे ऑफिस में आया, एक गुमनाम नाम पर मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान EOW की जांच सेटअप कर दी गई, 6 इंस्पेक्टरों की टीम बना दी गई और 18 जिलों में जांच शुरू कर दी गई। उसके बाद
संजय सिंह जी एक दिन मेरे ऑफिस में आए, मैंने इनका इंटरव्यू कर लिया। उत्तर प्रदेश में सरकारी मकान मिलते हैं कुछ पत्रकारों को, मुझे भी मिला था। इनका इंटरव्यू वायरल हुआ, 24 घंटे बाद 100 पुलिस वाले लगा के मेरा मकान खाली कर लिया गया। संजय जी से मैंने कहा मकान दिलवा दिया, आज तक इन्होंने दिलवाया नहीं, दूसरे इनके चक्कर में मेरा मकान चला गया। उसके तुरंत बाद वहाँ के एसटीएफ के बड़े एडीजी, आप सबने नाम सुना होगा, अमिताभ यशी का, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। एक खबर छपी, अखबार मेरी पत्नी के नाम था, तो उन्होंने अपने नाम से मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ डिफर्मेशन सूट दायर कर दिया। उधर से संदेशा भिजवाया, सरकार से मिल जाओ, सूट वापस हो जाएगा। मैं और पत्नी दोनों न्यायालय में शामिल हुए, हाजिर हुए, दोनों ने जमानत कराई, लेकिन कहा कि हम सच का साथ देंगे। उसके बाद लंबी प्रक्रिया हुई, इनकम टैक्स हुई, ईडी हुई। 2022 के चुनाव थे, यूट्यूब चैनल मेरा पॉपुलर हो रहा था, मैं डिबेट कर रहा था, बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनल्स के डिबेट पे नीचे यूट्यूब पे व्यू आ रहे थे 10,000 5,000। एक दिन मैंने डिबेट खत्म करी तो 6 लाख लोग मेरे डिबेट देख रहे थे, और सरकार को लगा ये हो क्या रहा है। सडनली मैंने देखा सुबह मेरा यूट्यूब चैनल बंद, हैक करके। 3 दिन हमने संघर्ष किया, मेरे बहुत अच्छे लॉयर हैं हैदर, उन्होंने नोटिस दिया, नहीं खुला। हमने 4PM यूपी के नाम से एक नया चैनल बनाया, आज उसके भी इन लोगों की मेहरबानी की वजह से 19 लाख सब्सक्राइबर हो गए। गुजरात का चुनाव हुआ, हमने बस अरविंद जी की एक दिन खबर छाप दी, हमारे पास इनकम टैक्स से नोटिस आ गया। हमने अपने वकील को थमाया, हमने कहा लड़ाई लड़नी है तो लंबी लड़नी, और हमने 4PM गुजरात लॉन्च कर दिया। आज गुजरात के भी 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए। 1 महीने के अंदर, पिछले 1 महीने में गुजरात में 3 अदालतों पे मुकदमे हो गए, पुलिस का वारंट आ गया, क्योंकि गुजरात के चुनाव हैं और गुजरात का सच देश के सामने नहीं आना चाहिए। पहलगांव का हमला हुआ, एक दिन यूट्यूब से मेल आया कि भारत सरकार ने कहा कि आप एंटी नेशन है, आपका चैनल बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया गया। हमने कहा हमने कौन सा सवाल पूछा, हमने ये पूछा कि ये आतंकी आते कहां से हैं, मंत्रालय क्या कर रहा है, सुरक्षा क्या कर रही है, कोई जवाब नहीं आया। हम किसी तरह अप्रोच करके कपिल सिब्बल जी के घर पहुंचे, पता चला कि बड़े वकील हैं, बहुत सारे पैसे लेते हैं। हमारी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हम डरते डरते सिब्बल जी के पास पहुंचे। सिब्बल जी ने गले से लगाया, बोले बेटा तुम्हारा चैनल हम भी सुनते हैं। अब मैंने डरते डरते इनसे फीस पूछी, बोले फीस तो मेरी बहुत है। अब मेरा दिल बैठा, मैंने कहा कहाँ दे पाऊंगा, बोले मेरी फीस ये है कि तुम जैसे बहादुर की आवाज़ मेरे मंच पर भी आनी चाहिए, मैं तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मुझे लगा ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, एक ऐसा वकील जो अब सारे गरीबों की, सारे कमजोर वर्गों की वकालत फ्री में कर रहा है, वो एक पत्रकार को गले लगा रहा है, एक पैसा नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने रिट करी, हमारे एडवोकेट हैदर तला जी ने उसको किया, और सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन नोटिस जारी कर दिया। पूछा सरकार से कि आप कैसे बिना पूछे चैनल बंद कर रहे हो। उसी समय सर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का नोटिस जारी किया। तीसरे दिन चुपचाप चैनल खोल दिया, और 7वें दिन जब कपिल जी पहुंचे तो कपिल सिब्बल के सामने कहा कि हम अपना आदेश वापस ले रहे हैं। दोपहर को इन्होंने 1 बजे बंद किया, मैं रात के 1 बजे दुबई पहुंचा, और अगले दिन दोपहर को 1 बजे मैंने 4PM मिडिल ईस्ट लॉन्च कर दिया, और कहा कि तुम मेरी आवाज हिंदुस्तान में रोकोगे, मेरी आवाज पूरी दुनिया में फैल जाएगी। आज 140 देशों में 4PM को देखा जाता है, 85 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1 करोड़ व्यू रोज आते हैं। पिछले 3 सालों से देश भर में 4PM नंबर 1 रैंकिंग पे है। एक बड़े चैनल ने मुझे बुलाया, इंटरव्यू किया कि 4PM यहां तक कैसे पहुंचा, तो मैंने कहा कि मेरे लिए भगवान बन के आए योगी और मोदी, वो इतने डंडे नहीं मारते तो सड़क पे चलने वाली जनता मुझे प्यार नहीं करती, इतना बड़ा तोहफा नहीं देती। आज इन्होंने ये मुकाम पहुंचा दिया। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें जिक्र होगा अरविंद केजरीवाल का, उसमें जिक्र होगा संजय राउत का, उसमें जिक्र होगा कपिल जी का, कि जिस समय लोकतंत्र दम तोड़ रहा था, जिसमें देश की आवाजें बंद की जा रही थी, उस समय कुछ लोग ऐसे खड़े थे जो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। एक बीमार सांसद संजय राउत सड़क पर आकर संघर्ष कर रहा था, और यही इस देश की तकदीर है, और यही इस देश की तकदीर बदलने वाली है। 10 दिन पहले फिर मेरा चैनल बंद कर दिया गया। मैंने जब नोटिस दिया तो मंत्रालय के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुझसे कह रहे हैं आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आपने कहा अमेरिका प्रेशर में है, हमें ईरान के संग दोस्ती रखनी चाहिए। मैंने कहा ये बातें कब से एंटी नेशन हो गई, कोई जवाब नहीं था। फिर कपिल जी के द्वारे आए हैं, 2-3 दिन बाद फिर रिट करेंगे, अगर अदालत स्वीकार कर लेगी तो चैनल खुल जाएगा, लेकिन बाकी चल रहे हैं। तो ये छोटी सी कहानी है, और इस कहानी के साथ सार ये है कि ये जो किताब है, जो किताब आप देख रहे हैं नरक से स्वर्ग, तो ये वास्तव में इस देश को जो नरक में बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक सबक है कि यहाँ मंच पर बैठे लोग एक योद्धा हैं, और इस देश को वो लोग स्वर्ग जरूर बनाएंगे, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है। क्योंकि अब यह आवाज गरीबों तक, खेतों तक, खलिहानों तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पे जिस तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ट्विटर अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है, और आज मुझे पता चला कुछ मंत्रालय को ताकत दी जा रही है कि 10 मंत्री
वो अपने अपने मंत्रालय के कोई भी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। ऐसे में ये सभी सांसद हर हालत में सड़कें सूनी नहीं होने देंगे और संसद आवारा नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, मुझे मौका देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू संजय जी।